नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुमन कुमार, सहायक प्राध्यापक पशु अनुवांशिकी एवं प्रजनन विभाग, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं अपने कोर्स पशुपालन एक तकनीकी दृष्टिकोण में। आज हम लोग दूसरे सप्ताह के दूसरे लेक्चर में हैं। मॉड्यूल का नाम है अनुवांशिक सुधार के लिए पशुओं का चयन एवं प्रजनन और लेक्चर का टॉपिक है पशु प्रजनन की विभिन्न प्रणालियां। नेक्स्ट हम आते हैं आउटब्रीडिंग में, जहां इनब्रीडिंग में जो मैटिंग होती है वो रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में होती है। आउटब्रीडिंग में जो मैटिंग होती है वो अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में होती है। इसका मतलब है कि जो दोनों इंडिविजुअल्स हैं उनमें लास्ट 4 to 6 जनरेशन में कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा, तभी वो अनरिलेटेड होंगे और उनके बीच मैटिंग से जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे उन्हें हम आउटब्रीड कहेंगे। ये इनब्रीडिंग के कॉम्प्लीमेंट्री या उनके अपोजिट होता है। ये जो आउटब्रीडिंग है उसके इंडिविजुअल्स अलग हर्ड के हो सकते हैं, अनरिलेटेड तो होंगे लेकिन वो अनरिलेटेड सेम हर्ड के हो सकते हैं, दूसरे हर्ड के हो सकते हैं, दूसरे ब्रीड के हो सकते हैं, इवन कि दूसरे स्पीसीज के भी हो सकते हैं। तो आउटब्रीडिंग हम जो नॉर्मली करते हैं वो हम हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस के लिए करते हैं, या फिर ऐसा कोई जीन है जिसको कि हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपने पॉपुलेशन में, उसके लिए करते हैं। कोई एक नया सिंथेटिक या कंपोजिट ब्रीड डेवलप करना है, उसके लिए हम आउटब्रीडिंग कर सकते हैं। या हम कॉमर्शियल मार्केट के अकॉर्डिंग कोई हम एनिमल प्रोड्यूस करना चाहते हैं जिनका की परफॉर्मेंस बेटर हो, उस केस में भी हम आउटब्रीडिंग का हेल्प लेते हैं। जेनेटिक इफेक्ट ऑफ आउटब्रीडिंग, तो हम इसको इनब्रीडिंग के अपोजिट के रूप में ऐसे समझ सकते हैं कि जहां इनब्रीडिंग में हेटेरोजाइगस जो जीनोटाइप्स होते हैं उनके नंबर कम होते हैं और रिसेसिव और होमोजाइगस डोमिनेंट के नंबर बढ़ते हैं। आउटब्रीडिंग के केस में ठीक उल्टा होता है और हेट्रोजाइगस जो जीनोटाइप होते हैं उनके नंबर बढ़ते हैं और होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव जो जीनोटाइप्स होते हैं उनके नंबर कम हो जाते हैं। फर्स्ट जनरेशन में हमें सबसे ज्यादा हेट्रोजाइगोसिटी मिलती है और नेक्स्ट जनरेशन में उससे कम होते जाती है। अगर दोनों जो पॉपुलेशन है जो कि अनरिलेटेड हैं, अगर अलग अलग लोकस पे होमोजाइगस डोमिनेंट्स हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि एक जो पॉपुलेशन है वो एक लोकस पे होमोजाइगस डोमिनेंट्स है, दूसरा सपोज बी लोकस पे रिसेसिव होमोजाइगस है और दूसरा जो है वो ए लोकस पे तो रिसेसिव होमोजाइगस है और बी लोकस पे डोमिनेंट होमोजाइगस है। तो ये दोनों अनरिलेटेड हैं और दोनों का जब क्रॉस होगा तो हमें हर लोकस पे हेट्रोजाइगस कंडीशन मिलेगा और जो प्रोजेनी होंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे, यूनिफॉर्म होंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम जो आती है आउटब्रीडिंग में कि फर्स्ट जनरेशन में तो हमें यूनिफॉर्मिटी मिल सकती है, लेकिन चूंकि फर्स्ट जनरेशन में हेट्रोजाइगस ज्यादा होते हैं तो अब जब हम उनकी ब्रीडिंग कराएंगे तो नेक्स्ट F2 जनरेशन में हमें कोई जरूरी नहीं कि वो यूनिफॉर्म मिले, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस होते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में कौन सा अलील गैमेट में सेग्रीगेट होगा ये पता नहीं, कोई डोमिनेंट या रिसेसिव में से कोई सा भी जा सकता है। उस केस में F2 जनरेशन में हमें जो प्रोजेनी होंगे वो यूनिफॉर्म भी नहीं मिलते हैं और सिलेक्शन भी इफेक्टिव नहीं होगा। अगर हम सिलेक्शन करेंगे भी तो हमें उसका इफेक्ट नहीं मिल पाएगा। हेट्रोसिस जो भी हमने पढ़ा वो हमें आउटब्रीडिंग में देखने को मिलता है। तो हेट्रोसिस का जो मतलब है वो ये है कि जब हम आउटब्रीडिंग कराते हैं तो वो प्रोजेनी में जो परफॉर्मेंस है वो हमें पेरेंट्स के एवरेज से बेटर मिलता है। तो उस तरह से इसे हम हाइब्रिड विगर भी बोलते हैं। तो जो परसेंटेज हेट्रोसिस होती है हम उसको इस तरह से निकाल सकते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुई उनका एवरेज किसी ट्रेट के लिए माइनस एवरेज उनके पेरेंट का एवरेज डिवाइडेड बाय उनके पेरेंट्स का एवरेज इनटू 100। इससे हमें पता चलता है कि कितना हेट्रोसिस हुआ है। अगर एग्जांपल ले, सपोज एक ब्रीड है उसका लिटर साइज 7 है, पिग का ब्रीड है, ए ब्रीड है उसका लिटर साइज 7 है, दूसरा जो ब्रीड है उसका लिटर साइज 11 है। तो अगर हम इन दोनों का एवरेज पेरेंट्स का करें तो पेरेंट्स का जो एवरेज होगा वो हो जाएगा 11 + 7 डिवाइडेड बाई 2, वो हो जाएगा 9। और सपोज इनके जो प्रोजेनी हुए उनमें लिटर साइज आया सपोज 10। तो जो हेट्रोसिस होगी वो हम कैसे निकालते हैं, एवरेज ऑफ द प्रोजेनी, ये क्या है 10 माइनस एवरेज ऑफ पेरेंट्स का जो एवरेज है वो है 9 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 100। तो इस तरह से 1/9 इंटू 100 ये करीब करीब 11%। तो हेट्रोसिस 11% होगा। लेकिन दिक्कत यह है
कि जब नेक्स्ट जनरेशन में हम जाएंगे तो हेट्रोसिस उस फर्स्ट जनरेशन की आधा हो जाएगी, मींस 11% से अब सिर्फ 5.5% मिलेगा हमें हेट्रोसिस F2 में, क्योंकि हेट्रोजाइगोसिटी जो होती है फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में नेक्स्ट जनरेशन में हाफ होते जाती है। हेट्रोसिस को हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन के कॉम्प्लीमेंट्री या अपोजिट भी बोल सकते हैं, जहां इनब्रीडिंग डिप्रेशन में परफॉर्मेंस हमारा प्रोजेनी में कम हो जाता था, पुअर हो जाता था, लेकिन यहां हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है। इसी हेट्रोसिस को हम मीन ऑफ पेरेंट्स के बजाय बेस्ट पेरेंट्स से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वहां पर कि हमें क्या करना होगा, परफॉर्मेंस मीन ऑफ द प्रोजेनी माइनस मीन ऑफ पेरेंट्स ना लेके हम बेस्ट पेरेंट का परफॉर्मेंस ले सकते हैं। तो बेस्ट पेरेंट सपोज हमारा है 11, तो 9 माइनस 11/100 कर सकते हैं, जिस केस में हेट्रोसिस हमारा लेकिन निगेटिव हो जाएगा, इट मींस कि कम हो जाएगा। तो हम हेट्रोसिस को मीन ऑफ द पेरेंट्स के कंपैरिजन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बेस्ट पेरेंट्स के कंपैरिजन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या कोई एक स्टैंडर्ड जो हमारा परफॉर्मेंस है, स्टैंडर्ड जो ब्रीड है या स्टैंडर्ड जीनोटाइप है, उसके कंपैरिजन में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हेट्रोसिस को हम इंडिविजुअल मैटरनल और पैटर्नल हेट्रोसिस में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जब क्रॉसब्रेड अगर हमारी फीमेल है और उसके प्रोजेनी का परफॉर्मेंस अगर बेटर हुआ, तो इसका मतलब कि ये जो हेट्रोसिस है वो मैटरनल हेट्रोसिस के चलते हुआ है। और अगर जो फादर है वो क्रॉसब्रेड है तो उसके प्रोजेनी का अगर परफॉर्मेंस बेटर आया है, तो इसका मतलब है कि जो हेट्रोसिस है वो पैटर्नल हेट्रोसिस के चलते है। और अगर दोनों पेरेंट्स हमारे प्योर ब्रेड हैं और उनका जो प्रोजेनी है वो क्रॉसब्रेड है, तो इसमें जो हेट्रोसिस आया है वो स्वयं के जीनोटाइप के चलते आया है, तो इसे हम इंडिविजुअल हेट्रोसिस कहेंगे। इसका मतलब कि अगर दोनों पेरेंट्स अगर प्योर ब्रेड हैं और इंडिविजुअल जो क्रॉसब्रेड है उसमें जो परफॉर्मेंस बेटर हुआ है, इंप्रूव हुआ है, तो वो उसके सिर्फ स्वयं के जीन के चलते है, तो इंडिविजुअल हेट्रोसिस। अगर एक पेरेंट हमारा, अगर मदर हमारी क्रॉसब्रेड है, तो उसके चलते जो हेट्रोसिस आएगा वो मैटरनल हेट्रोसिस होगा। और अगर हमारा जो फादर है, अगर फादर अगर क्रॉसब्रेड है, उसके चलते हमें नेक्स्ट जनरेशन में इंप्रूवमेंट मिलेगा, वो हमारा पैटर्नल हेट्रोसिस है। तो जो ट्रेट मैटरनल हेट्रोसिस से कंट्रोल होते हैं वो नॉर्मली फर्टिलिटी है, जैसे कि एज ऑफ प्यूबर्टी, कंसेप्शन रेट, काविंग इंटरवल इन द नेक्स्ट जनरेशन, मदरिंग एबिलिटी जिसमें कि मिल्क प्रोडक्शन, काफ की विनिंग वेट, काफ का बर्थ वेट, जो इस तरह के ट्रेट्स होते हैं वो मैटरनल हेट्रोसिस से कंट्रोल होते हैं। पैटर्नल हेट्रोसिस का मतलब है कि अगर क्रॉसब्रेड मेल पेरेंट है तो उसके प्रोजेनी का लिबिडो, उसके प्रोजेनी का फर्टिलिटी, उसकी मस्कुलरिटी और उसके प्रोजेनी ग्रोथ है वो बेटर होगा, तो इसका मतलब है कि पैटर्नल हेट्रोसिस है। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कंसेप्शन रेट। तो कंसेप्शन रेट में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है उसकी जो एबिलिटी है ऑफ सर्वाइवल, दोनों पेरेंट्स की मैटिंग से जो एम्ब्रियो प्रोड्यूस हुआ, जो जाइगोट बना, वो जाइगोट की जो वायबिलिटी है वो इस बात पर डिपेंड कर रही है कि उसकी जीन कॉम्बिनेशन कैसे है, उसमें कौन सा जीन आया है। इसका मतलब कि वो जो सर्वाइव करने की उसकी कैपेबिलिटी है वो इंडिविजुअल हेट्रोसिस के चलते आई है। लेकिन सिर्फ इसकी जो सर्वाइविलिटी है सिर्फ इसके अपने जीनोटाइप पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि इस पर भी डिपेंड कर रही है कि जो मदर है वो क्रॉसब्रेड मदर ने कैसा एनवायरमेंट दिया है उसको यूट्रस में, उस पर भी डिपेंड कर रही है। तो वहां पर मैटरनल हेट्रोसिस भी होगा। और सपोज उसका जो फादर है वो क्रॉसब्रेड था, उसकी फर्टिलिटी, उसकी फीमेल को इम्प्रेग्नेट या उसको कंसीव करने की उसकी एबिलिटी ज्यादा है, उस सीमेन की, उसकी सीमेन के कैरेक्टरिस्टिक बेटर हैं, तो उसके चलते चूंकि वो जाइगोट है वो सर्वाइव किया है, वो वायबल है, तो इसका मतलब है कि पैटर्नल हेट्रोसिस है। दूसरी चीज, जो इंडिविजुअल हेट्रोसिस है वो इस पर डिपेंड करता है कि जीन कॉम्बिनेशन उस जनरेशन में कैसा मिला है, उसे उस इंडिविजुअल को कौन से जीन मिले हैं इस जनरेशन में। जबकि मैटरनल और पैटर्नल हेट्रोसिस है वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि मदर में पिछले जनरेशन में कैसा जीन मिला था। वो मदर क्रॉसब्रेड थी, फादर क्रॉसब्रेड था पिछले जनरेशन में, तो पिछले जनरेशन के जीन कॉम्बिनेशन के बेसिस पर हम मैटरनल हेट्रोसिस और पैटर्नल हेट्रोसिस बताते हैं, लेकिन इंडिविजुअल हेट्रोसिस हम उसके इस जनरेशन के जीन के बेसिस पर डिसाइड करते हैं। आउटब्रीडिंग का जो टाइप है वो है आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग में क्या होता है कि सेम ब्रीड के अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स को हम क्रॉस कराते हैं, सेम ब्रीड के अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स। तो एक तरह से प्योर ब्रीडिंग में हम यूज करते हैं। और जो ट्रेट जो कि ऐसे हो चुके हैं जिनमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी अब नहीं बची है, उसमें हम क्या करते हैं कि एक अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स वो अपने हड से या दूसरे हड से हम
उसके अंदर लाते हैं और उससे जब क्रॉसिंग कराते हैं तो हमें इंप्रूवमेंट है वो बढ़िया मिलता है, ज्यादा मिलता है, क्योंकि हम वापस से जेनेटिक वेरिएबिलिटी हम उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं उस पॉपुलेशन में। अगर हम सेम हर्ड के अनरेटेड इंडिविजुअल जो बेस्ट सायर को यूज करते हैं आउट क्रॉसिंग के लिए, तो उसे हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। आउट क्रॉसिंग का जो यूज है मोस्टली हम प्योर ब्रीड्स के केस में करते हैं, और चूंकि प्योर ब्रीड्स में हम इनब्रीडिंग नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनब्रीडिंग के चलते जो कुछ ट्रेट्स होते हैं उनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है, तो इनब्रीडिंग को अवॉइड करने के लिए एनिमल्स तो हमें सेम ब्रीड के यूज करते हैं, लेकिन वो अनरेटेड यूज करते हैं। उस केस में यूज करते हैं जब जेनेटिक वेरिएबिलिटी अब नहीं बचती है और नेक्स्ट रिस्पॉन्स हमें मिलना जो होता है वो नेक्स्ट जनरेशन में बहुत स्लो हो जाता है, उस केस में भी यूज करते हैं। और हाई हेरिटेबल ट्रेट्स में भी हम आउटक्रॉसिंग को यूज करते हैं। नेक्स्ट है ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप में हम क्या करते हैं कि प्योर ब्रीड के सायर को नॉन डिस्क्रीट फीमेल के साथ मैटिंग कराते हैं। ये एक तरह का बैक क्रॉसिंग है, जिसमें कि एक जो प्योर ब्रीड जो सायर है उसकी मैटिंग नॉन डिस्क्रीट फीमेल से हर जनरेशन में कराते हैं, और 5 से 6 जनरेशन के बाद 96 to 98% जो जीन उस पॉपुलेशन में होंगे वो प्योर ब्रीड के आ जाएंगे, और वो दो नॉन डिस्क्रीट पॉपुलेशन है वो कन्वर्ट हो जाता है एक प्योर ब्रीड में। जैसे अगर हम माने कि हमारे पास एक नॉन डिस्क्रिप्ट फीमेल है, उसको हम बनाना चाहते हैं साहिवाल के जैसी, तो हम साहिवाल का मेल या सायर लेंगे, उससे हम पहले जनरेशन में मैटिंग कराएंगे। तो चूंकि इसमें 100% नॉन डिस्क्रिप्ट के जीन्स है, या हम यूं कहें कि 0% जो जीन है वो साहिवाल के हैं, यहां 100% जीन है वो साहिवाल के हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन में हमें साहिवाल के 50% जीन मिलेंगे। वापस इसी फीमेल को हम फिर के साहिवाल मेल से जब क्रॉस कराएंगे तो अगले जनरेशन में हमें 75% साहिवाल मिलेगा। फिर से इसके फीमेल को हम फिर से मेल प्योर ब्रीड साहिवाल से क्रॉस कराएंगे तो अगले जनरेशन में हमें 87.5% हमें जो फीमेल मिलेंगी या मेल मिलेंगे वो मिलेंगे साहिवाल के ब्लड वाले। फिर से उसकी मैटिंग अगर हम साहिवाल के मेल से कराएंगे तो अगले जनरेशन में हमें 93% मिलेगा जीन जो कि साहिवाल का हो, और फिर से अगर हम इसकी मैटिंग कराएंगे प्योर ब्रीड साहिवाल मेल से तो हमें 96%। तो इस तरह से हमने देखा कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन के बाद हमें 96% जो जीन्स है उस नॉन डिस्क्रिप्ट पॉपुलेशन में वो साहिवाल के आ गए हैं, और वो अब बिल्कुल साहिवाल जैसी हो गई है। तो हम इस तरह से कर सकते हो। तो इस तरह से एडवांटेज भी है ग्रेडिंग अप का, जहां पर कि हमने एक नॉन डिस्क्रिप्ट पॉपुलेशन को कन्वर्ट कर दिया प्योर ब्रीड साहिवाल में। ये एक्सपेंसिव भी नहीं है, क्योंकि यहां पर कि हम बुल के बजाय हम उस बुल के सीमेन को यूज कर सकते हैं उस नॉन डिस्क्रिप्ट फीमेल में, और कोई ब्रीड है जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, उसके नंबर बढ़ाना है तो हम ग्रेडिंग अप से हम उसको 5 से 6 जनरेशन में उनके नंबर को हम बढ़ा सकते हैं। कोई नया जीन है जैसे साहिवाल का जीन है उसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं पॉपुलेशन में, हम उस तरह से कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही सस्ता और लेस एक्सपेंसिव तरीका है जहां पर कि हम उस पॉपुलेशन का, नॉन डिस्क्रिप्ट पॉपुलेशन के परफॉर्मेंस को हम बहुत आसानी से इंप्रूव कर सकते हैं। ग्रेडिंग अप के डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे इसमें एटलीस्ट 5 से 6 जनरेशन लगता है, मतलब कि एक जनरेशन अगर 5 साल का होता है तो हमें करीब करीब 20 से 25 साल लग जाएंगे। दूसरा, जो पहले जनरेशन में तो 50% जीन हमें मिल जाते हैं उस प्योर ब्रीड मेल के, लेकिन उसके बाद अगले जनरेशन में 25% इंप्रूव होता है, 75%, अगले बार 12.5%। तो पहले जनरेशन में हमें ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलता है, उसके बाद जो इंप्रूवमेंट है या उस जीन का जो फ्लो है अगले जनरेशन में वो धीरे धीरे कम होता जाता है, वो एक डिमेरिट है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट डिमेरिट है वो जीनोटाइप एनवायरनमेंट इंटरेक्शन है। हो सकता है कि साहिवाल ब्रीड किसी दूसरे एनवायरनमेंट में अच्छा परफॉर्म कर रही हो, हमारे जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसमें वो ज्यादा एडेप्टेड ना हो, तो उस केस में हमें सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा जैसा कि हम सोच रहे थे कि हमें वैसा रिजल्ट मिलेगा मिल्क प्रोडक्शन के केस में या फिर दूसरे ट्रेड के केस में, अगर हमने उस ब्रीड को इंट्रोड्यूस किया तो, बिकॉज ऑफ जीनोटाइप एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। जो अगला एक टाइप है आउटब्रीडिंग का वो है टॉप क्रॉसिंग, जहां पर कि हम, ये ग्रेडिंग अप जैसा ही है, लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं कि जो दोनों ही पॉपुलेशन होती है वो प्योर ब्रीड होती है। सपोज हम अपने जो कंट्री है उसके जर्सी या एचएफ जो पॉपुलेशन है उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, तो और हमारे यहाँ जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो अब कम हो गई है, तो हम वापस से जर्सी, अगर हमें लाना है जर्सी के मेल्स, तो हम वापस
इंग्लैंड या यूके से लाएंगे। एचएफ को इंप्रूव करना है तो वापस से हम एचएफ जो ब्रीड के मेल्स हैं वो हम यूएस से लाएंगे। तो हम तब जाके हमने वहां के जीन को इंट्रोड्यूस किया अपने जर्सी पॉपुलेशन में, तब इंप्रूव किया। तो इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं हमने अपने पॉपुलेशन को टॉप क्रॉस किया यूएस या यूके के एनिमल्स से, ताकि इंप्रूवमेंट हमें वो मिले, जो कि अब कम हो गई थी बिकॉज ऑफ द जेनेटिक वेरिएबिलिटी के कम होने से। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप है आउटब्रीडिंग का वो है क्रॉस ब्रीडिंग, जहां पर की जो मैटिंग होती है वो अलग अलग ब्रीड के बीच में होती है। जैसे कि फ्रिजवाल, जहां पर कि हॉस्टिन फ्रिजियन का क्रॉस साहिवाल से किया जाता है, एक एग्जांपल है। तो क्रॉस ब्रीडिंग हम मुख्यतः दो चीजों के लिए करते हैं, एक हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस के लिए जो अभी तक हमने पढ़ा, दूसरा है ब्रीड कॉम्प्लीमेंटेरिटी। हर ब्रीड हर ट्रेट में अच्छा नहीं होता है। सपोज कोई एक ब्रीड है उसका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा है, दूसरा जो ब्रीड है उसकी हीट टॉलरेंस, डिजीज रेसिस्टेंस ज्यादा अच्छा है। जैसे कि एचएफ गाय जो यूएस की है उसका मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी जो डिजीज रेसिस्टेंस है वो काफी कम है, उनकी जो हीट टॉलरेंस है वो हमारे एनवायरमेंट में कम है। तो इस केस में अगर हम एक क्रॉस ब्रीड डेवलप करेंगे तो क्या होगा, हमें दोनों ही ब्रीड्स के अच्छे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। मोस्टली ये पोल्ट्री और पिग में यूज होता है। सीप और कैटल में भी काफी सिंथेटिक ब्रीड्स डेवलप हुए हैं। जहां तक बफेलो का सवाल है, बफेलो में सिर्फ अभी तक एक क्रॉस ब्रीड जो मेहसाना है वो मुर्रा और सुरती के क्रॉस से हुई है। क्योंकि मुर्रा एक बहुत ही हाई मिल्क यील्डर है, वर्ल्ड की बेस्ट ब्रीड है, इसीलिए क्रॉस ब्रीडिंग को स्टॉप करके अब हम ग्रेडिंग अप कर रहे हैं और इंडिया की जो नॉन डिस्क्रिप्ट बफेलोज हैं उनकी मैटिंग हम मुर्रा से करा रहे हैं, ताकि मुर्रा के जीन्स जो हैं, जो मिल्क प्रोडक्शन के जो बेस्ट जीन्स हैं, वो उनमें प्रोपागेट हो जाए। गोट के केस में भी क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट शुरू हुए थे 1970 या 1971 के आसपास ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर में, लेकिन उसमें रिजल्ट्स अच्छे देखने को नहीं मिले। जहां पर कि हमने अल्पाइन और सानेन का क्रॉस किया था बीटल और ब्लैक बंगाल और मालाबारी के साथ, तो उसको बंद कर दिया गया है और हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग या ग्रेडिंग अप ही कर रहे हैं गोट के केस में। जो क्रॉस ब्रीडिंग है उसको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरह से, रेगुलर या सिस्टमैटिक क्रॉसिंग और कंपोजिट क्रॉसिंग। रेगुलर क्रॉसिंग में क्या होता है कि सेम क्रॉस को हम बार बार करते हैं रेगुलर बेसिस पर। ये भी दो तरह से हो सकता है, स्पेसिफिक क्रॉसिंग और रोटेशनल क्रॉसिंग। स्पेसिफिक क्रॉसिंग में बस दो ब्रीड का एक बार क्रॉस कराते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं। रोटेशनल क्रॉसिंग में सेम क्रॉस को बार बार करते हैं, बार बार उस ब्रीड के मेल्स को यूज करते हैं या अल्टरनेटली यूज करते हैं, तो उसको हम रोटेशनल क्रॉसिंग कहते हैं। कंपोजिट क्रॉसिंग में क्या होता है, हम दो या दो से ज्यादा जो ब्रीड्स हैं उनके पॉपुलेशन को आपस में क्रॉस करा के हम एक ऐसा पॉपुलेशन बनाते हैं जिसमें कि उन दो या तीन ब्रीड्स के जो जीन्स हैं, जीन पूल है, वो आ जाए, जिसके चलते कि वो एक ब्रीड डेवलप हो जिसमें कि सभी ब्रीड्स के अच्छे अच्छे जीन्स हों। इसे हम कंपोजिट क्रॉसिंग कहते हैं और जो ब्रीड डेवलप होता है उसे कंपोजिट या सिंथेटिक ब्रीड कहते हैं। तो जहां तक कि स्पेसिफिक क्रॉस का या रोटेशनल क्रॉस का सवाल है, ये 2 ब्रीड क्रॉस, 3 ब्रीड क्रॉस या 4 ब्रीड क्रॉस हो सकता है। ये इस पर डिपेंड करता है कि हमने ब्रीड कितनी यूज की है क्रॉस ब्रीडिंग में। अगर हमने 2 ब्रीड यूज किए हैं तो इसे हम 2 ब्रीड क्रॉस कहेंगे, 3 ब्रीड यूज किए हैं तो इसे हम 3 ब्रीड क्रॉस बोलेंगे, अगर हमने 4 ब्रीड यूज किए हैं तो 4 ब्रीड क्रॉस कहेंगे। तो जो 2 ब्रीड क्रॉस होता है उसमें हम जो 2 डिफरेंट पॉपुलेशन यूज करते हैं वो 2 ब्रीड हो सकते हैं, 2 लाइन्स हो सकते हैं, 2 स्ट्रेन्स भी हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो F1 प्रोड्यूस होता है उसको हम प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, उनको ब्रीडिंग के लिए यूज नहीं करते हैं। सपोज एक A है एक B है, उनके जो प्रोजेनी हुए, सपोज F1 आया, उसमें दोनों के जीन 50-50% है, A और B, तो ये AB को हम सेल कर देंगे और इनको ब्रीडिंग में यूज नहीं करेंगे, वापस से हम A और B को यूज करेंगे, फिर से हम क्रॉस करके फिर से हम AB बनाएंगे। तो AB का प्रोडक्शन सिर्फ कॉमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं, AB जो क्रॉसब्रीड है उसको एज ए पेरेंट्स यूज नहीं करते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं 2 ब्रीड को, तो हम दोनों ब्रीड को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब पिग के केस में जब हम इसे यूज कर रहे हैं, तो पिग के केस में अगर मेल लाइन है उसको हम यूज करते हैं पोस्ट विनिंग ग्रोथ के लिए या कार्कस कैरेक्टरिस्टिक के लिए। फीमेल को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि उसका लिटर साइज कैसा है, उसकी फर्टिलिटी कितनी है, उसकी मदरिंग एबिलिटी कितनी है। दोनों को जब हम मेट करेंगे तो जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा उसमें दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आएंगे और हमें बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। ये जो 2 ब्रीड क्रॉस है वो भी अलग अलग तरह से कर सकते हैं, जैसे इंटर से मैटिंग, बैक क्रॉसिंग और क्रिस क्रॉसिंग। तो इंटर से मैटिंग में क्या होता है, सपोज A और B का हमने क्रॉस कराया
तो हमें ए बी मिला। इसमें 50% ए है और 50% बी है, और ए बी का मेल को अगर हम ए बी के फीमेल से करेंगे जिसमें कि 50% मेल या 50% फीमेल है, तो ये दोनों F1 हुए। तो जो दोनों F1 का जो क्रॉस होगा तो उससे हमें जो F2 ऑफस्प्रिंग मिलेगा, तो ये हमें मिला है इंटरसेमैटिंग से। इंटरसेमैटिंग में जो दोनों क्रॉस ब्रेड्स हैं उनमें सेम लेवल ऑफ इनहेरिटेंस है, दोनों में 50% ए 50% बी है। तो दोनों क्रॉस ब्रेड को अगर हम मैट कराएंगे तो इसे हम बोलेंगे इंटरसेमैटिंग। एक बैक क्रॉसिंग होता है, सपोज ए और बी की जब हम मैटिंग कराएं तो हमें मिला ए बी। ए बी की मैटिंग हम अगर बी से कराएं या ए बी की मैटिंग ए से वापस कराएं, वापस मतलब हमने बी या ए से मैटिंग कराए, जिसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस में हम कभी कभी रिपीटेड बैक क्रॉस करते हैं, जब हम चाहते हैं कि कोई एक खास ट्रेट को, एक खास अलील को इंट्रोड्यूस करना या इंट्रोग्रेस करना उस पॉपुलेशन में, तो हम रिपीटेड बैक क्रॉस करते हैं, जिसे हम इंट्रोग्रेशन भी कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है जहां पर कि हमने एक ब्लैक कलर का लिमोसिन ब्रीड डेवलप किया है, ब्लैक कलर के लिमोसिन ब्रीड बाय क्रॉसिंग विथ अंगूस। अंगूस ब्रीड जो अमेरिका में है उनका मीट क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो ब्लैक कलर के होते हैं, और जो लिमोसिन है वो रेड कलर के होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सपोज इनका जीनोटाइप स्मॉल बी होता है, अंगूस का कैपिटल बी होता है, तो हम चाहते हैं कि जो लिमोसिन है वो ब्लैक कलर का हो। तो जो क्रॉस ब्रेड आया लिमोसिन और अंगूस का, उस क्रॉस ब्रेड को हम बार बार लिमोसिन से क्रॉस कराते हैं जब तक कि 94% जो जीन्स हैं वो उसमें लिमोसिन के नहीं आ जाए। और जब लिमोसिन के 94% जब जीन्स आ जाते हैं, उसके बाद हम उसमें इंटरसेमैटिंग करते हैं, उसी क्रॉसब्रेड मेल और उसी क्रॉसब्रेड फीमेल को यूज करते हैं और सेलेक्ट करते हैं ब्लैक कलर के लिए। ब्लैक कलर वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको ही मैटिंग में यूज करते हैं, रेड कलर वाले को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इस तरह से हमें ब्लैक कलर की लिमोसिन भी अमेरिका में मिली, डेवलप हुई। 3 ब्रीड क्रॉस, जो 3 ब्रीड क्रॉस है उसमें हम 3 ब्रीड यूज करते हैं। इसमें भी हम उसको रोटेशनल क्रॉस यूज कर सकते हैं या टर्मिनल साइड भी यूज कर सकते हैं। तो सपोज एक ब्रीड ए है, एक बी है, उसे हमें ए बी मिला। ए बी की मैटिंग हम तीसरे ब्रीड के सायर सी से कराए, तो उससे जो प्रोजेनी मिले उसमें हमें मैक्सिमम 100% इंडिविजुअल हेट्रोसिस मिला। और चूंकि हमारी जो फीमेल थी वो भी क्रॉस ब्रीड थी, तो हमें इसमें मैटरनल हेट्रोसिस भी 100% मिला। तो ये एक तरह का टर्मिनल 3 ब्रीड क्रॉस हुआ। लेकिन अगर रोटेशनल 3 ब्रीड यूज करेंगे तो क्या होगा, ए बी जो हमारा है, ए और बी की मैटिंग से हमें ए बी मिला, फिर उसकी मैटिंग हम सी के मेल से कराए, फिर हमें ए बी सी मिला, फिर उसकी मैटिंग फिर से ए के मेल से कराएंगे, फिर हमें मिलेगा ए बी सी ए, और उसकी मैटिंग हम फिर से बी के मेल से कराएंगे, एंड सो ऑन। तो हम ए बी और सी के मेल्स को अल्टरनेटली यूज कर रहे हैं। तो ये एक तरह का 3 ब्रीड रोटेशनल क्रॉस हुआ। उसी तरह से 4 ब्रीड क्रॉस भी कर सकते हैं। ये भी डबल 2 ब्रीड क्रॉस हो सकता है या 4 ब्रीड रोटेशनल क्रॉस हो सकता है। जैसे कि सपोज ए और बी के मैटिंग से हमें ए बी मिला, सी और डी के मैटिंग से हमें सी डी मिला। तो ए बी का मेल और सी डी का फीमेल को जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमें ए बी सी डी मिलेगा, जहां 25% जीन ए के, 25% ही बी के, 25% ही सी के और 25% ही डी के मिलेंगे। इसमें हमें 100% हेट्रोजाइगोसिटी मिली, मतलब कि 100% इंडिविजुअल हेट्रोजाइगोसिटी। क्योंकि मेल भी हमारा 100% हेट्रोजाइगस था और फीमेल भी हमारी 100% हेट्रोजाइगस थी। तो इस केस में 100% इंडिविजुअल हेट्रोसिस, 100% मैटरनल हेट्रोसिस और 100% ही पैटर्नल हेट्रोसिस मिलेगा। दूसरा तरीका है कि पहले हम ए और बी को क्रॉस कराएं तो हमें ए बी मिला, ए बी फीमेल की मैटिंग सी से कराएं तो ए बी सी मिला, फिर उसकी ए बी सी की मैटिंग हम डी से कराएं तो हमें ए बी सी डी मिला, और दिस ए बी सी डी के जो मेल्स हैं उसको हमने सेल कर दिया। फिर वापस से हम ए और बी की मैटिंग से ए बी प्रोड्यूस करेंगे, फिर सी से मैटिंग कराएंगे और फिर जो फीमेल आएगी उसकी मैटिंग डी के मेल से करेंगे। तो ये एक सिस्टम है। तो इस तरह से डबल 2 ब्रीड क्रॉस हो सकता है, जहां पर कि 2 ब्रीड की क्रॉस करा के मेल डेवलप किया और 2 ब्रीड की क्रॉस करा के हमने फीमेल डेवलप किया। और दूसरा है 4 ब्रीड रोटेशनल क्रॉस, जहां पर कि हम उसकी क्रॉसिंग करा सकते हैं। ए बी सी डी हुई, फिर वापस से उनका ए से कराया, फिर वापस बी से कराया, फिर सी से कराया। तो ये एक रोटेशनल क्रॉस भी हो सकता है या फिर डबल 2 ब्रीड क्रॉस हो सकता है।
नेक्स्ट है कंपोजिट क्रॉसिंग। कंपोजिट क्रॉसिंग में क्या अभी हमने जाना कि दो से ज्यादा जो ब्रीड्स हैं उनको आपस में दो से ज्यादा बार क्रॉस कराते हैं तो एक ऐसा पॉपुलेशन मिलता है जिसमें कि उन सभी जो ब्रीड्स हैं उनके जीन्स डिजायर्ड प्रोपोर्शन में हो और वो एक कंपोजिट ब्रीड होता है, वो एक सिंथेटिक ब्रीड होता है जिसमें कि सारे अच्छे जीन्स उन सभी ब्रीड्स के एक साथ मिल जाते हैं हमें। जैसे कि फ्रिजवाल में हमें हॉस्टिन फ्रीजियन के अच्छा मिल्क प्रोडक्शन भी मिला है और इंडिजिनस जो साहिवाल है उसका डिजीज रेसिस्टेंस और उनकी जो हीट टॉलरेंस वाले ट्रेट्स भी मिले हैं। तो उसी तरह से हम दो या दो से ज्यादा ब्रीड्स के जीन्स को एक साथ पूल कर सकते हैं एक ही पॉपुलेशन में। तो सपोज हमें 50% चाहिए तो ए और बी का क्रॉस करा के हम डायरेक्ट 50% ए ले सकते हैं और 50% बी, और हम चाहते हैं कि ये मेंटेन रहे तो इसमें इंटरसिमेटिंग करेंगे। इसमें फिर से हम इसी ए बी मेल को ए बी फीमेल से क्रॉस कराएंगे तो इसमें 50% ए और 50% बी हमेशा मेंटेन रहेगा। सपोज हम चाहते हैं कि एक्जोटिक जो इनहेरिटेंस है 75% हो तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम ए और बी की मैटिंग कराएंगे तो हमें 50% ए मिला और 50% बी मिला। सपोज बी हमारा जो था वो एक्जोटिक था, एचएफ सपोज मान लीजिए, तो इसकी बैक क्रॉस हम बी ब्रीड से कराएंगे तो हमें 75% बी मिल जाएगा बैक क्रॉस कराने से। और अब हम यहां पे इंटर से मैटिंग करेंगे, वापस हम 75% बी और 25% ए वाला जो हमारा जो क्रॉस है उसी के मेल और उसी के फीमेल को यूज करेंगे तो उससे हमें 75% बी और 25% ए वाला जो हमारा जो जीनोटाइप है वो मेंटेन रहेगा उस पॉपुलेशन में। बहुत सारे जो क्रॉसब्रीड्स हैं वो डेवलप हुए हैं अभी तक। सिंथेटिक ब्रीड्स इंडिया में जैसे फ्रिजवाल है जो अब तो ब्रीड के रूप में रजिस्टर भी हो चुकी है। दूसरे जो सिंथेटिक ब्रीड्स दूसरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में डेवलप हुए हैं वो है ऑस्ट्रेलियन मिल्किंग जेबू जो साहिवाल और जर्सी का क्रॉस है, ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन साहिवाल जो कि साहिवाल और फ्रीजियन का क्रॉस है, जमाइका होप जो कि जर्सी फ्रीजियन और साहिवाल का क्रॉस है। लाइन क्रॉसिंग, हम दो इनब्रेड लाइन को भी क्रॉस कर सकते हैं। अगर दोनों इनब्रेड लाइन एक ही ब्रीड के हैं तो हम उसे इन क्रॉसिंग कहेंगे, और जब दोनों इनब्रेड लाइन अलग अलग ब्रीड के हैं और उनकी क्रॉसिंग करा रहे हैं तो उसे हम इन क्रॉस ब्रीडिंग कहेंगे। हम दो स्ट्रेन को भी क्रॉस कर सकते हैं जैसे कि व्हाइट लेगहॉर्न यूएस के और व्हाइट लेगहॉर्न इटली के, उनकी जब क्रॉसिंग कराएंगे तो हम इसे कहेंगे स्ट्रेन क्रॉसिंग। बहुत सारे जो क्रॉसब्रीड्स हैं वो कैटल में डेवलप अभी तक हो चुके हैं जिनके नाम, उनमें कौन कौन से नेटिव और कौन से एक्जोटिक ब्रीड्स यूज हुए हैं उनका डिटेल्स दिया हुआ है जिसको कि आप पढ़ सकते हैं, जैसे टेलर, जरसिंध, जर्थर, सुनंदनी, करण स्विस, करण फ्रीज, फ्रिजवाल, फूले त्रिवेणी, वृंदावनी। सिप में भी इंडिया में अभी तक बहुत सारे क्रॉसब्रीड डेवलप हुए हैं जैसे कि भारत मरीनो, अवी वस्त्रा, अवी कालीन, अवी मांस, इंडियन कैराकूल, कश्मीरी मैरिनो, हिसारडेल, नीलगिरी सिंथेटिक, पतनवाड़ी सिंथेटिक इत्यादि। इनको अलग अलग यूटिलिटी के लिए डेवलप किया गया है जैसे कि फाइन वूल के लिए, कारपेट वूल, मटन के लिए, पेल्ट के लिए, फाइन वूल के या पैरल वूल के लिए, तो जिसको कि आप यहां से पढ़ सकते हैं। पिक्स में भी क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और अभी तक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर में अलग अलग जो सेंटर्स हैं वहां पर पिक्स के भी क्रॉसब्रीड डेवलप किए गए हैं जैसे कि रानी, मनौती व्हाइट, झारसुख, HD केट 75, तनुवास KPM गोल्ड, SVVU TF 17, गोया, लैंडली, आसा, लैम्सनियांग इत्यादि। पोल्ट्री में जो अलग अलग वैरायटी डेवलप की गई है वो ड्यूअल पर्पस मतलब कि एग और मीट प्रोडक्शन के लिए या फिर सिर्फ एक प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि वनराजा, ग्राम प्रिया, गिरिराज, नर्मदा निधि, ग्राम लक्ष्मी, कारी निर्भीक, कारी श्यामा, उपकारी, हिटकारी, कारी गोल्ड, कलिंगा ब्राउन इत्यादि, जिनके मेल और फीमेल लाइंस का जो विवरण है और कहाँ ये डेवलप की गई हैं और किस यूटिलिटी या किस पर्पस या किस उपयोगिता के लिए डेवलप की गई है उसका भी विवरण दिया गया है जिसको कि आपको पढ़ना चाहिए। जो सबसे वाइडेस्ट फॉर्म ऑफ जो आउटब्रीडिंग है वो है दो स्पीसीज का क्रॉस। जो उसका एग्जाम्पल जो सबको पता है वो है म्यूल, जहां पर कि मेल एस और फीमेल हॉर्स को क्रॉस किया गया है। हिनी, जहां पर कि मेल हॉर्स और फीमेल एस का जो क्रॉस है उनको जेब्राइड बोलते हैं। कैटल और याक का क्रॉस को पिन्यू बोलते हैं। लायन और टाइगर का क्रॉस लाइगर होता है। मिथुन और काऊ के क्रॉस से अगर मेल प्रोड्यूस होता है उसे जत्सा, और मिथुन और काऊ के
क्रॉस से अगर हमें फीमेल जो मिलती है वो जत्सामीन बोलते हैं। कैटल और बफेलो के क्रॉस से बिफेलो मिला है। मिथुन और सिरी काउ जो कि दार्जिलिंग और नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है, उससे अगर जो मेल डेवलप होता है उसे जेच्छा, और जो फीमेल डेवलप होती है वो जेसम होता है। गोट और सिप से भी प्रोड्यूस हुए हैं, जैसे कि जीप। क्रॉस ब्रीडिंग के एडवांटेज। क्रॉस ब्रीडिंग से हम डिजायर्ड कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ इंडिविजुअल मैटरनल और पैटर्नल हेटेरोसिस को हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। कंपोजिट और सिंथेटिक ब्रीड भी डेवलप किए गए हैं। फर्स्ट जनरेशन में हमें मैक्सिमम हेटेरोसिस देखने को मिलता है। इसके डिमेरिट्स ये हैं कि हाइब्रिड बिगर नेक्स्ट जनरेशन में कम हो जाता है, जो कि फर्स्ट जनरेशन में मैक्सिमम हुआ करता है। और चूंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन में सिलेक्शन उतना इफेक्टिव नहीं होता है बिकॉज ऑफ द सैम्पलिंग नेचर ऑफ इनहेरिटेंस। हमें यह नहीं पता होता कि कौन सा एलील नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होगा। और तो हम जब क्रॉस ब्रीड डेवलप करते हैं तो उन दोनों ब्रीड्स को लार्ज पॉपुलेशन को मेंटेन करना होता है ताकि सिलेक्शन इंटेंसिटी हाई हो और रिस्पॉन्स ज़्यादा मिले। और इनको बहुत सालों तक मेंटेन करना होता है, क्योंकि ये जो क्रॉस ब्रीडिंग है वो बहुत जनरेशन तक करना पड़ता है। उसके बाद इंटर मैटिंग से उसे मेंटेन भी करना होता है, तो ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव टास्क होता है। इंडिया में अगर हम इसका इम्पैक्ट की बात करें तो अभी तक जो 17 मिलियन टन का मिल्क प्रोडक्शन हमारे आज़ादी के बाद था, वो हम 239 मिलियन टन तक पहुंच चुके हैं, जो कि करीब करीब 1300% है। एज फर्स्ट काविंग इंटरवल बहुत कम हो गया है हमारे एनिमल्स में। और HF क्रॉसब्रीड हमारे यहाँ ज़्यादा एडेप्टेड है, और जर्सी क्रॉसब्रीड बेटर है जहाँ फर्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी की बात आती है। और हमारे कंडीशन के केस में हम देखें तो 50% तक का जो एक्सोटिक इनहेरिटेंस है वो बेस्ट है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 62.5% तक जा सकते हैं, वो भी ऑर्गेनाइज्ड और बेस्ट कंडीशन में। लेकिन कुछ इसके डिमेरिट्स भी हैं। कुछ डिजीज जो हमारे कंडीशन में नहीं थी, जैसे इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्राइटिस, ब्लू टंग डिजीज, वो इंट्रोड्यूस हो गई है इंडिया में। कुछ रिप्रोडक्टिव डिजॉर्डर्स जैसे कि रिपीट ब्रीडिंग और एनिस्टस बढ़ गई है। उनका जो कॉस्ट ऑफ जो उनका मेंटेनेंस है, जैसे फीडिंग और उनका जो हेल्थ और उनके ट्रीटमेंट पे जो खर्च आता है वो ज़्यादा होता है हमारे इंडिजिनस के कंपैरिजन में। और जो क्रॉसब्रीड जो होते हैं बुल्स, वो उनका परफॉर्मेंस भी पुअर होता है और उनको हम ड्रॉट पर्पस के लिए भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए हमने इन बुक्स का हेल्प लिया, जिनको आप फ्यूचर रीडिंग के लिए जरूर पढ़ना चाहिए। थैंक यू।